नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा की ओर, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसके बारे में। इससे पहले हमने कल पढ़ा था असहयोग आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में, और भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास है, राष्ट्रवाद का उदय है, वो कैसे हुआ, ये हमने कल इसमें आधा देखा था। आधा आज हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो था वो वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया था कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस ने शांति से जुलूस कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। उसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और थाने सहित पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मर भी गए। इससे महात्मा गांधी को बहुत ठेस पहुंची और महात्मा गांधी ने तुरंत जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। आगे देखते हैं। सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि ये जो आंदोलन है वो हिंसक होता जा रहा है। जो सत्याग्रही हैं उनको पहले प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जो जनसंघर्ष थे उससे थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें जो हैं वो लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। आगे देखिए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उम्र, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के दबाव में, देखिए जो सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इन जैसे जो नेता थे, नए पीढ़ी के जो नेता थे, युवा नेता थे, इन्होंने जन आंदोलन और जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, इसके लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव जो था वो बनाए रखा था। आगे देखिए। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की जो रूपरेखा थी उसको एक बार फिर बदल दी। जो पहला कारण था, देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। देखिए, पूरे विश्व स्तर पर मार्केट में ऐसी आर्थिक मंदी आई जिसका असर जो है वो भारतीय राजनीति पर भी पड़ा। 1926 से कृषि उत्पादों की जो कीमतें थी वो गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह एकदम जो कीमतें थी वो धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की जो मांग थी वो गिरी और निर्यात जो था वो कम होने लगा। जब डिमांड कम होने लगे तो जाहिर सी बात है भाई, उत्पादन क्यों होगा। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान जो चुकाना था वो भी भारी पड़ने लगा। भाई, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो बेचेंगे किसको, और बेचेंगे नहीं तो लगान कैसे चुकाएंगे। 1930 तक ग्रामीण इलाके जो थे वो भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इधर देखिए। ऐसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज थे। देखिए, ये कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष जो थे वो इनका नाम क्या था यार, यहाँ दिया होगा, एक सेकेंड। साइमन उनका नाम था, पूरा नाम क्या था?
सर जॉन साइमन, देखिए इनका जो नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है, इनको अध्यक्ष बना के एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को जो ये राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे इनके ऊपर जवाब देना था, कि मतलब सुझाव देना था कि आखिर ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसका अध्ययन करना था और इसका सुझाव जो है ब्रिटिश सरकार को देना था। लेकिन जो ये आयोग बना था इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। देखिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ इस नारों के साथ किया गया। देखिए इसमें भारतीयों को शामिल किया नहीं गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका जम के विरोध किया और नारा लगाया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, यानी पार्टिसिपेट किया। इस विरोध को शांत करने के लिए जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने अक्टूबर 1529 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया, यानी जो गोलमेज सम्मेलन था उसका ऐलान कर दिया गया। गोलमोल नहीं है, गोलमेज सम्मेलन था। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, ये गोलमेज होता है, इसके चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे समझौता होता है, इसी को गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। आगे देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी और मध्यम मार्गी जो नेता थे वो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव जो था वो घटता जा रहा था, यानी जो नरम दल के लोग थे, ये मान लीजिए उनका जो प्रभाव था वो कांग्रेस में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये सब याद रखा कीजिए कि देखिए लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इस मांग को औपचारिक रूप से मान भी लिया गया था। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव को और बहुत कम लोगों ने, देखिए ये जो उत्सव था, ये जो शपथ लेने की बात कही जा रही थी, इसकी तरफ बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता की जो अमृत का विचार था वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और ही रास्ता ढूंढना था, यानी जो असहयोग आंदोलन था, इन सब आंदोलनों से काम चलने वाला नहीं था। देखिए नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, जिसे कहते हैं 11 सूत्रीय मांग। महात्मा गांधी ने इरविन को खत लिखा, उसमें 11 सूत्रीय मांग की। वो 11 सूत्र क्या थे अभी दिखाता हूँ आपको। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे जो थी वो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। देखिए
महात्मा गांधी का यह पत्र अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन जो था वो झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप क्या हुआ, महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ यानी 78 विश्वास पात्र लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा जो था साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजरातीय तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। तटीय यानी समुद्र के किनारे, ठीक है। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफ़र तय किया, यानी हर रोज ये लोग लगातार 24 दिनों तक 10 मील तक चलते थे। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी उनकी बात ना माने, यानी अंग्रेजों का जो कहा है वो ना माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने जो समुद्र का पानी था उसको उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। ये कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले आखिर किस तरह अलग था, आइए देखते हैं। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि जो औपनिवेशिक कानून थे उनका उल्लंघन करने के लिए भी कहा जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में यानी अलग अलग इलाकों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी जो था ये कर चुकाने से मना कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी जो थे वो इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेज कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगे। अब भाई जब उन पे प्रेशर बनने लगा तो क्या करेंगे, जो कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां तोड़फोड़ चालू हो गया, मारपीट चालू हो गया। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ जो थी वो सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की जो गोलियां थी उनका सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और जो रेलवे स्टेशन थे इन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। सरकार इससे डर गई और उन्होंने इनका दमन करने का फैसला किया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस जो थी वो बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था।
सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी जो गति थी वो मंदी पड़ने लगी, यानी ढीली पड़ने लगी। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो असर था 1934 आते आते उसका असर कम होने लगा। आगे देखिए, लोगों ने आंदोलन कैसे किया। देखिए, लोगों ने आंदोलन को किस तरीके से लिया, ये कह रहा। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के जो मायने थे वो आखिर क्या थे। देखिए, गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और जो कीमतें गिर रही थी उससे ये लोग बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी जो लगान था वो चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार जो थी लगान को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों तरफ से ये लोग रुष्ट हो गए थे, असंतोष का माहौल बन गया था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया, यानी इकट्ठा किया, और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार किया। मतलब जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए उनके सदस्य तैयार नहीं थे उनका बहिष्कार कर दिया। उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी वो भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। फलस्वरूप क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी यार आंदोलन शुरू करते थे फिर वापस ले लेते थे। इससे ये लोग परेशान हो गए। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी जो है वो गिरने लगी, तो छोटे छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल होता गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भाड़ा जो चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व जो है अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और ज़मींदारों की जो नाराज़गी है, इसके भय से कांग्रेस जो है भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो है अनिश्चित की स्थिति बनी रही, यानी तालमेल नहीं बन पा रहा था। देखिए, ये तो ही बात किसानों की। अब देखते हैं व्यवसायी वर्ग थी, जो व्यवसायी वर्ग था उनकी स्थिति क्या थी। देखिए, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में देखेंगे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे
जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां जो हैं वो नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग जो है निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, यानी इनका विकास हो सकेगा। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, यानी जब गोलमेज सम्मेलन जो था वो सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो व्यावसायिक संगठन थे उनका जो उत्साह था वो मंद पड़ गया, यानी उनमें कमी आ गई। कांग्रेस के युवा सदस्यों ने देखिए, जो कांग्रेस के युवा सदस्यों में क्या हुआ, समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के डर से ये लोग डरे हुए थे। जो समाजवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इससे कांग्रेस के जो युवा हैं वो लोग डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर जो थे वो कांग्रेस से छिटकने लगे, यानी अलग होने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। देखिए, जब जो उद्योगपति थे, जैसे जैसे वो लोग कांग्रेस से जुड़ते जा रहे थे, आंदोलन में जुड़ते जा रहे थे, वैसे वैसे जो मजदूर वर्ग था वो कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर होता जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक साथ दूर हो रहे थे। कुछ मजदूर वर्ग ऐसे भी थे जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों से जोड़ लिया था और 1930 में रेलवे कामगारों की ओर और 1932 में गोदी कामगारों की जो थी हड़ताल हो गई और 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित यानी शामिल करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस जो है ये जो मजदूरों की मांग थी उसको अपने आंदोलन में यानी अपने कार्यक्रम में शामिल करने से हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि इससे पहले उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और जो साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें हैं उनमें फूट पड़ जाएगी, यानी आपसी मतभेद पड़ जाएगा। आगे देखिए, सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। जो औरतें थी वो गांधी जी के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। विदेशी कपड़ों वो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी बंदी की गई, घेराव किया गया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं भी आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका जो है इसमें इजाफा का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने लगा था। मतलब देखिए, ऐसा नहीं था कि गांधी जी के कहने पे जो औरतें आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी इससे उनकी जो स्थिति है उसमें कोई भारी बदलाव आ गया, ऐसा नहीं था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं को निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। गांधी जी मानते थे कि एक असली औरत को यानी अच्छी औरत का काम जो है
वो घर चलाना है, चूल्हा चौका संभालना है और अच्छी पत्नी व अच्छी माँ की भूमिकाओं का निर्वाह करना औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। देखिए, कांग्रेस जो है वो लोग यही मानते थे जैसे गांधी जी के विचार थे। कांग्रेस का भी वैसा ही मानना था कि औरतों का काम है घर चलाना है, माँ बनना है, अच्छी औरत बन के रहना है, चूल्हा चौका करना है, घर संभालना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए कांग्रेस में औरतों को बड़ी पदों पर जगह देने से हिचकिचाते थे लोग। बस कांग्रेस में वो लोग प्रतीक के रूप में, यानी औरतें शामिल हैं, इसी रूप में खाली वो उपस्थित रही और खाली उनकी दिलचस्पी जो थी खाली इतनी ही थी। देखिए, सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं थी वो क्या थी? सभी सामूहिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। जो सभी सामाजिक समूह थे वो लोग स्वराज की जो भावना थी, जो अवधारणा थी, उससे प्रभावित नहीं थे। ऐसे ही एक समूह थे राष्ट्र के अछूतों का था, जिन्हें अछूत माना जाता था। 1930 के बाद वे खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी ने क्या ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक जो स्वराज की स्थापना की हम स्वप्न देख रहे हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सम्मान दिलाने, अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। जो मेला ढोने वालों के काम थे, उनको सम्मान दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, यानी अपने मन को बदले और ये जो छुआछूत का पाप है इसको छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी थी वो काफ़ी सीमित थी, यानी काफ़ी कम रही। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी कि जहां उनके संगठन थे वो काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से के रूप में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान जो था वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था।
फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय कांग्रेस को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका था वो कांग्रेस से कटा हुआ था, यानी खुद को कांग्रेस से अलग महसूस करने लगा था। और 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय जो थे वो उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, जिससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच जो फासला था, जो नफरत की भावना थी, वो बढ़ती चली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन का प्रयास किया, यानी करीब आने की कोशिश की। और 1927 में ऐसा लगा भी कि अब यह एकता जो है हिंदू मुस्लिम के फिर से स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद जो था वो भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो मांग है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस जो था बहुत मुबाहिसा ही चल रहा था। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए जो किए जा रहे प्रयास थे उसकी खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की जो सारी संभावनाएं थी वो भी समाप्त हो गईं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय थे उनके बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए जो मुसलमान थे उनका जो बड़ा तबका था वो कोई भी संयुक्त यानी साथ होकर संघर्ष करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है और उनकी जो पहचान है वो कहीं खो जाएगी। आगे देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक जो औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था, यानी इन्होंने जो बयान दिया था इसी से पाकिस्तान की अलग मांग ने जोर पकड़ लिया था। उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार था, देखिए, मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी सांस्कृतिक सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भाव रखता है और नीच और अधम है, मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार ये मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं
उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसे मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत के सामूहिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही जो यह मांग है वो बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वो मानता है कि राष्ट्र का शब्द का जो मतलब है एक सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है, जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्लों और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप इस तथ्य को भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है, उन पर भारी कर्जे हैं, खास तौर से पंजाब में। कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी जो बेचैनी है उसका आखिर अर्थ क्या है। इस पे आप चर्चा कीजिए। यहाँ चर्चा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। जिसको अभी आपने पढ़ा स्रोत को, इस पे ध्यान दीजिए। इनको तो आप पहचान ही चुके होंगे, नहीं पहचाने तो जान लीजिए बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको कोई कैसे भूल सकता है। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जो है ये तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का जो भाव है आखिर वो कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद जो है इसको साकार करने में अपना योगदान दिया था। साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक, इन सभी ने राष्ट्रवाद जो है इसको साकार करने में अपना अपना योगदान दिया था। आगे देखिए, सामूहिक अपनेपन का भाव आखिर लोगों में कैसे आया? सामूहिक अपनेपन का भाव देखिए, ये तिलक जी हैं, मैंने अभी आपको बताया था। आगे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि की रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का जो आरंभ है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। अब ये बता सकते हैं जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ नामक उपन्यास जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने बोलते हैं, उन्होंने जो लिखा था उसमें से लिया गया है। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलनों में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। देख लीजिए, ये रही भारत माता जिनको सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखिए, वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा
और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे। तो भारत माता की जो छवि है वह विविध रूप यानी अलग अलग रूप ग्रहण करने लगी। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनः जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनी जाने वाली लोक कथाएं थीं उनको दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने लगे और गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यह कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथक को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। ये लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेताओं को इकट्ठा करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों को और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के जो 8 प्रांत थे उनका प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूलों और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा जो था उसको तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा जो था थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ये देखिए भारत माता की छवि है। ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। उनके जो पहले छवि बनाई गई थी सन्यासिनी के रूप में, उससे ये बिल्कुल विपरीत है। देख लीजिए। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने इस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरवगान किया जाता रहा वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे जो प्रतीक थे वो हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। देखिए इनका निष्कर्ष क्या निकला। इन सब आंदोलनों से आखिर निष्कर्ष क्या निकला। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने
लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूहों और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी जो शिकायतें थीं वो बहुत व्यापक थीं। इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों का हल यानी अलग अलग मुद्दाओं का हल निकालने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारी जो प्रयास हैं वो सबका एक ही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण जो कोई दूसरा समूह है वो हमसे दूर ना चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था, मनमुटाव आ जाता था। कांग्रेस की जो सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। एक तरह से ये लोगों को इकट्ठा करते थे, दूसरी तरफ से इनमें आपस में मुटाव हो जाता था और बिखराव हो जाता था। ये अलग अलग हो जाते थे, जैसे मुस्लिम लीग हुआ था। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। आगे देखिए, ये बम्बई की चित्र है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये औरतों का एक जुलूस है। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था जो थी उसको ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशाफल्ली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल से माता गिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल का प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। देखिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, देख लेता हूँ पर कुछ बचा हो। नहीं, और कुछ नहीं बचा, चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए।